दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र मान है, मैं दिल्ली से हूँ और आज सभी का स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल सेशन में। और आज हम लोग तकरीबन 1000 लोग यहाँ साथ में सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एक वादा करता हूँ दोस्त मैं आपसे, तकरीबन 40 मिनट में आज आपके लेने वाला हूं और इन 40 मिनट को अगर आप शिद्दत के साथ मेरे साथ रहेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों को कभी पैसे के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। वो पढ़ाई करेंगे नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन कभी पैसे के लिए उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इस सेशन को शुरू करने से के लिए बहुत सारे नियम आपको अजीम जी ने बता दिए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट और है एडमिन से कि प्लीज चैट बॉक्स को ऑफ कर दे, क्योंकि जो चैट आती है मेरा माइंड कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में लगेगा और मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन मुझे आएगा। तो प्लीज चैट बॉक्स को बंद कर दें और यहां से मैं अपने परिचय की शुरुआत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र मान है, मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि दिल्ली नहीं है। मेरा जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट मेरठ में एक छोटी सी फार्मर फैमिली में, छोटे से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे दादाजी खेती करते थे, दादाजी मेरे किसान थे। बहुत बड़े किसान नहीं थे, छोटे किसान थे। कम जमीन हमारे पास आती थी, बहुत संपन्न नहीं थे। तो बस बढ़िया से जिंदगी जैसी चलती है गांव में वैसी चल रही थी जैसी किसान की चलती है। मेरे पिताजी थोड़ा सा पढ़ लिख गए, वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली क्योंकि नजदीकी शहर था और आपको पता है कि गांव के लोग किसी ना किसी काम की तलाश में आसपास के गांव कस्बे में आ जाया करते हैं। तो दिल्ली क्योंकि नजदीकी शहर पड़ता था तो मेरे पिताजी दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें वो यहाँ सेटल हुए, 2 साल उनको सेटल होने में लगी और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली बुला लिया। अब फैमिली में कौन लोग थे? फैमिली में 4 बहन भाई हम हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ और मेरी माता जी और फादर। हम लोग 6 लोगों का परिवार दिल्ली हम लोग सेटल हो गए। दिल्ली आने से पहले जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो गांव में हुई है। अभी आज की लाइफस्टाइल के बारे में जो भी अजीम जी ने आपको बताया कि जिस तरह का मेरा जीवन है, जो आज मेरी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार ये ना बहुत बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे पुश्तैनी जमीन इनके पास होगी, ये सिल्वर स्पून इसके मुंह से लगी होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरी बेसिक एजुकेशन है, कै खे गै घै, जी हाँ, मैंने हिंदी में हिंदी वर्णमाला सीखी है। वो मैंने गांव के स्कूल से मेरे कैरियर की जो कहते हैं कि पढ़ाई की जो मेरी शुरुआत हुई, जो मेरी प्रारंभिक एजुकेशन है वो गांव में हुई है। और मैंने तख्ती पे पढ़ाई की है। अब मैं आप लोगों को जितना लक्की नहीं था कि कॉपी हमें मिल जाती, तख्ती पे मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद जब दिल्ली आया तो मेरी उम्र दिल्ली जब आई तो काफी छोटा था मैं, 83 की बात है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 76 है। तो 83 में हम लोग दिल्ली आ गए थे। दिल्ली जब आया तो दिल्ली आने के बाद मैंने पहली बार अपने जीवन में कार देखी है। आप बिलीव कर सकते हो, उससे पहले मैंने अपने जीवन में कभी कार भी नहीं देखी थी। तो जब कार देखी तो मैंने अपनी माता जी से पूछा था कि माँ ये क्या है? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा इसको कार बोलते हैं। उन्होंने कभी सिनेमा में देखी होगी। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि इसे कार कहते हैं बेटा। तो मैंने पूछा कि इसमें कौन लोग बैठते हैं? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं। तो मैंने बचपन में एक सपना लिया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने बचपन में एक सपना लिया कि बड़ा होकर के मैं कार में जरूर बैठूंगा। कार खरीदना मेरा सपना नहीं था, कार में बैठना मेरा सपना था। और ये था कि यार बड़ा होके मैं कार में बैठूंगा। जबकि माँ का इशारा था बड़े लोग बैठते हैं, और मुझे समझ में आया कि बड़े लोग बैठते हैं और मैं छोटा था। तो बड़े तो सबको होना ही होता है। और यहां से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सबसे ईजी जो मेथड होता है ना वो समझ में आता है। ये उन्हीं दिनों की बात है जब हमारे घर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा, एक फ्लाइट गुजरी। आज तो बहुत सारी फ्लाइटें होती हैं, लेकिन उस समय फ्लाइट बहुत कम होती थी। तो जब हवाई जहाज गुजरा तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसको बोलते चील गाड़ी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले गांव के लोग हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते थे। तो मैंने पूछा कि माँ इसमें कौन बैठता है? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं। और मैं भी छोटा था। तो एक सपना और मैंने लिया बचपन में ही कि बड़ा होकर के मैं चील गाड़ी में जरूर बैठूंगा। 2 सपनों के साथ मेरा जीवन धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या कि एक तो बड़ा होकर मैं कार में जरूर बैठूंगा और एक बड़ा होकर मैं चील गाड़ी में जरूर बैठूंगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं और वो अगर पढ़ाई में कभी अच्छे ना रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जीवन में भी आगे नहीं जा पाएंगे। एजुकेशन का रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा रोल नहीं होता आपकी तरक्की में। मैंने दिल्ली में पढ़ना शुरू किया। सब कुछ मेरे जीवन में ठीक ठाक चल रहा था 1988 तक, 1988 तक सब मेरे जीवन में ठीक था। 1988 में हमारी फैमिली में एक हादसा हुआ और मेरे पिताजी का उसमें देहांत हो गया। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है
और हम चारों बहन भाई, क्योंकि सबसे बड़ा मैं था और मेरी उम्र उस समय 12 साल थी, तो मैं बहुत छोटा था, कुछ काम कर नहीं सकता था, और माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये सबसे विषम टाइम था मेरे जीवन का, जब मतलब कमाने वाला नहीं है, परिवार का मुखिया नहीं, और आप सोचो कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी यार। मतलब ये वो टाइम था कि हमने एक समय खाना खाया, दूसरे टाइम रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भरोसा नहीं होता था। और ऐसे टाइम में पता क्या होता है, सबसे जल्दी वो लोग किनारा करते हैं जो सबसे ज्यादा आपके साथ निभाने का वादा करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव। सबसे पहले उन लोगों ने किनारा किया। लेकिन ऊपर वाला है ना, उसकी मर्जी जो होती है बस होता वही है एक्चुअली। तो अब माँ मेरी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको एक काम आता था जो गांव के रहने वाले तकरीबन हर इंसान को आता है, पशुपालन। हमने भैंसे रखी और दूध बेच करके गुजर बसर करनी शुरू की। मैं बहुत छोटा था, 12 साल मेरी उम्र थी। मैं परिवार की जो मदद थी वो पैसे से नहीं कर सकता था, लेकिन शरीर से कर सकता था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं सुबह 4 बजे उठता था जानवरों का चारा पानी करने के बाद, ताकि मैं अपनी माँ की कुछ मदद कर सकूं, और तब मैं स्कूल जाया करता था। इसी तरीके से मैंने 10वीं की, 12वीं की, बीकॉम किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोसेस मेरा सेम था, सुबह 4 बजे उठना, जानवरों का चारा पानी करना, और उसके बाद स्कूल या कॉलेज जाना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ, बहुत सारे यूथ मुझे आज सुन रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक इल्तिजा है, एक आह्वान मैं आप सभी से करता हूँ। आपके पेरेंट्स जब आपसे कुछ मांगते हैं, कई बार एक गिलास अगर पानी भी मांग ले, तो बहुत सारे साथियों के चेहरे पर सलवट पड़ जाती है, कहा नहीं करते माँ बाप का। दोस्त, कभी भी उनकी बात को गिराना मत। बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए किया है, उन्होंने इतना किया है ना दोस्त, इतना बड़ा कर्ज उनका आपके ऊपर है कि अगर अपनी खाल के जूते भी पहनाओगे ना अपने पेरेंट्स को, कभी जिंदगी में उनका कर्ज नहीं उतार सकते आप। तो इस तरीके से मेरी बीकॉम हुई, और उसके बाद शुरुआत हुई रियल लाइफ की, जिंदगी की। और मैंने अपनी पहली जो जॉब की थी वो एक फाइनेंशियल कंपनी में मैंने जॉब की। एक बहुत छोटी सैलरी से मेरी शुरुआत हुई 1998 में। और ये वो समय है जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने पैर पसार रही थी, 1998 में। एक बंदा आया फॉरेनर हमारे ऑफिस में, ऑस्ट्रेलियन था। उसने हमारे ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी। उनकी कंपनी एक विदेशी कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, हालांकि वो कंपनी आज इंडिया में है। और वो कंपनी जब लॉन्च होने वाली थी तो उसकी प्रेजेंटेशन उन लोगों ने दी, सारे साथियों को बुला के इकट्ठा किया। या मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में आया। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने कहाँ सुनी, ये उस समय की बात है दोस्त, जब लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे। उस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें कही गई जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। वो शब्द मैं आपसे बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों के जीवन में वो शब्द बहुत अहम रोल रखते हो। मुझे बताया गया कि अगर आप इस तरह का बिजनेस, देखिए क्या था ये उस समय, हमें क्या बताया गया, आप घर का सामान लाते हो किसी शॉपकीपर से, आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वही सामान इस कंपनी से खरीदोगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट पे मिलेगा। कुछ लोगों को रिकमेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी। 5 से 7 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो। आप यंग एज में रिटायर हो सकते हो। आप कब काम करोगे ये आप डिसाइड कर सकते हो, यानी आप अपने काम करने के जो वर्किंग आवर है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। किन लोगों के साथ आपको काम करना है उन लोगों को भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। सच बताऊं, इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि आपको काम किसके साथ करना है ये आप चूज करोगे। जबकि हमारे ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते थे उनको हम चूज नहीं करते थे। इवन जो मेरे स्कूल में पढ़ते थे उनको भी मैं चूज नहीं करता था। मेरा साथी कौन बने ये मैं चूज नहीं कर सकता था। लेकिन इस बिजनेस में बताया गया कि आप अपनी मर्जी के लोगों के साथ काम कर सकते हो। इस बात ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। पैसिव इनकम ले सकते हो आप, यहाँ से अपने सपनों की कार ले सकते हो, आप विदेश यात्रा पे जा सकते हो, 5-7 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हो। मुझे लगा कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, ये मुझे लगा, लेकिन मेरे सीनियर्स को नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। वो फॉरेनर अपने देश चला गया, हम यहीं रह गए। 1 साल और गुजर गई। 1 साल के बाद 1999 में मेरे एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई जिसने स्कूलिंग मेरे साथ की थी, और उसने मुझसे प्रोस्पेक्टिंग की। मेरी प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से की, ऐसे ही आज भी होती है। तो मेरे मित्र ने 99 में मुझसे पूछा, अमीर बनना चाहता है क्या? आपसे भी तो यही पूछा होगा, और आप भी तो लोगों से ये पूछते होगे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं बनना चाहता था, सपने थे तब तक मेरे अंदर। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे? उसने बोला यार, जो तुम लोग शॉपकीपर से सामान लाते हो बदले वहां से कुछ मिलता है? मैंने कहा नहीं, एक दुकान है, अगर वहां से लाओगे तो बहुत अच्छी इनकम आएगी, और रिकमेंड करोगे तो बहुत। वो भाई साहब 1 साल पुरानी जो मीटिंग मैंने सुनी थी ना, वो तुरंत रिकॉल हुई मेरे माइंड में। मैंने कहा यार मैं तो करूंगा 100%। मैंने अपने मन में कहा, मैं तो ढूंढ ही रहा था, और ये तो कंपनी भी इंडियन है। तो मैंने शुरुआत की। अब 1500 रुपए से वहां मेरी शुरुआत हुई, और 1950 से मेरी शुरुआत हुई। और मन में बहुत सारे सपने लेके मैंने काम करना शुरू किया। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्ती, उस समय की बात है जब इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट नहीं थी। आज तो आप बहुत सारे अचीवमेंट देखते हो, गाड़ी, बंगले, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम, ऑडी, मर्सिडीज,
फॉरेन ट्रिप, आज तो सब कुछ आपके पास है। आप देख सकते हो आपके अपलाइनों के पास सारी अचीवमेंट है। ये उस समय की बात है जब मुझे मेरे अपलाइन ने बताया इस इंडस्ट्री में कार आएगी, इस बिजनेस से कार आएगी। मैंने पूछा सर आपके पास है? बोले भाई मैं तो स्कूटर चलाता हूँ। मैंने कहा सर आपके अपलाइन के पास है? बोले नहीं। मैंने कहा सर फिर किसके पास है? बोले विदेशों में है, यहां से हम विदेश यात्रा जाएंगे। मैंने कहा सर आप गए? बोले भाई मैं क्या, मेरा प्लान में नहीं गया, विदेशों में लोग गए, यहाँ ये नया है यहां भी जाएंगे। मैंने उनके भरोसे पे भरोसा किया, उस समय भरोसा किया जब इस इंडस्ट्री का रिजल्ट नहीं था। और बहुत सारे लोग आज भी भरोसा नहीं करते जब हजारों लाखों रुपए कमाने वाले बेइंतहा लोग हैं, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू बहुत सारे लोग यहां से चलाते हैं, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं। ये फर्क होता विजन का। दोस्त मैंने शुरू किया और उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि लोगों को आप बताओगे। अपलाइन ने एक सपना बनवाया, आपसे भी कहा होगा आपके अपलाइन ने ड्रीम बनाओ, मेरे से भी कहा ड्रीम बनाओ। मैंने लिखा मोटे मोटे अक्षरों में 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। 99 में बहुत बड़ी अमाउंट थी, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन मैंने लिखा लाख रुपए मुझे यहां से कमाने हैं। मैंने लोगों को बताना शुरू किया। देखिए ये वो जमाना था जब लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे। हम बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग, बोलते थे क्या होता है, तो उनको बना के दिखाओ, ये कंपनी होती है, ये विज्ञापन कराती है, ये कस्टमर होता है, यहां से यहां तक होलसेलर, रिटेलर, मीडिएटर, ये बहुत सारा पैसा खाते हैं, यहां से डायरेक्ट सेलिंग में सीधे सीधे इनको मिला देते हैं। आज तो भाई साहब आप किसी के भी पास जाओ, कंपनी का नाम जैसे कुछ आप बोलते हो तुरंत उसके माइंड में पिक्चर बनती है। अच्छा वो 2 से 2 तुरंत उसके माइंड में पिक्चर बनती है। पहले नहीं पता था, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और लास्ट में बंदा बोलता था मैं नहीं करूंगा। बहुत रिजेक्शन मिली, आपको भी मिलती होंगी, आपको भी लोग रिजेक्ट करते होंगे। लोग 20 साल पहले भी रिजेक्ट करते थे, लोग आज भी रिजेक्ट करते हैं, और सच बताऊं लोग 20 साल के बाद भी रिजेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, माइंडसेट रखना ये। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि जो लोग, अच्छा मैं थोड़ा सा जिद्दी भी हूं, मुझे लोग कहते थे छोड़ दे यार बेकार के चक्कर हैं, बकवास छोड़ दे। आपसे भी कहते होंगे और बहुत सारे लोग छोड़ भी देते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जीवन की पतंग है ना वो कोई और उड़ाता है। लेकिन मैंने फैसला किया था अपने जीवन की पतंग मैं खुद उड़ाऊंगा। तो जब लोग मुझसे कहते थे ना छोड़ दे, तो मैं अपने दिल में एक चीज सोचता था। अब मैंने कहा यार इसने मुझे क्या चोमू गांव से आया हुआ समझ लिया है, अब तू मेरे कहने से कर नहीं रहा, मैं तेरे कहने से छोड़ कैसे दूं भाई? और जबकि तू इस बिजनेस के बारे में जानता झुंझुना भी नहीं है अभी, है तो मैं छोड़ कैसे दूं? और भाई अगर छोड़ दिया तो जब मेरे बच्चों की फीस जाएगी तो क्या ये आदमी देगा? ये चीज मैं जानता था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को कभी भी क्विट नहीं किया। लगातार 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 मैं लोगों को बताता रहा। मेरे मतलब के लोग मुझे मिले, आपको भी मिलेंगे या मिल रहे होंगे। 2,000 का चेक, 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, फिर धीरे धीरे करके मेरा चेक 60,000 रुपए का हुआ। यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर 60,000 रुपए तक मैं पहुंचा 2008 में। लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाया, लाख रुपए का सपना लिया था, 60,000 तक पहुंचने में 99 से लेकर के 2008 तक मुझे 9 साल लग गई। 60,000 रुपए मेरे लिए सफिशिएंट थे। हाँ लाख रुपए नहीं मिले, लेकिन 60,000 ठीक था, एक अच्छा अमाउंट था। पर दिक्कत यहाँ एक और थी कि जिन लोगों को भरोसा दिला करके मैं इंडस्ट्री में लाया था, यानी जो मेरी फैमिली का हिस्सा थे। देखिए इस बिजनेस में आपकी 2 फैमिली होती है, एक वो जो घर में होती है और एक वो जो आप फील्ड में बनाते हो। वो जो फील्ड वाली फैमिली थी ना, जिनको सपना मैंने दिखाया था, उनको पैसा नहीं आ रहा था। ये कहीं ना कहीं मुझे दर्द था। नवंबर 2011 एक हादसा अगेन हुआ, मेरी उस कंपनी पे कुछ दिन के लिए ताला लग गया। 99 में मैंने शुरू किया, मैं जीरो था। 2011 में कंपनी पे ताला लगा, मैं तब भी जीरो था। 12 साल का सफर, जीरो से शुरू किया, जीरो पे खड़ा था। अगेन लोग निकल करके आए, वही आलोचक, हम तो पहले ही कहते थे, और ऐसे लोग निकल करके आते हैं। इवन मेरे घर से मेरा बड़ा विरोध हुआ, बच्चे हो गए थे, स्कूल जाने लगे थे, खर्चा बढ़ गया था, तो घर से भी विरोध हुआ। लेकिन इन 12 सालों में मैंने एक काम अच्छा किया था कि इन 12 सालों के सफर में मैंने बहुत सारे विदेशी लेखकों को पढ़ा था। मैंने बहुत सारे जो वहां के अचीवर थे उनकी टेप सुनी थी। तब टेप आती थी, वो सीडी का जमाना नहीं था, टेप आती थी, ऑडियो टेप, उनको सुना था। और मैं जानता था ये बिजनेस बहुत शानदार है विदेशों में, क्योंकि लंबे टाइम से चल रहा है, तो वहां लोग ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी गाड़ियां चलाते हैं। हिंदुस्तान में नया है, ये लोग पहले भरोसा नहीं करते, लीड नहीं करते, बाद में फॉलो करते हैं। अगर मैंने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ ली ना तो बड़ा तो यहां भी बहुत होगा। नवंबर 2011 में दोस्तों कंपनी बंद हुई थी, और मार्च 2012 में एक अच्छी कंपनी मिली, वेस्टीज।
4 महीने लगे वेस्टीज को ढूंढने में। एक्चुअली 4 महीने क्या लगे, बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे, बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे। जैसे कंफ्यूजन आज भी मार्केट में है, तब भी कंफ्यूजन था। बहुत बड़ी बड़ी, अच्छा हमने किसी गली मोहल्ले की कंपनी का प्लान देखा ही नहीं, सब बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लान देखे, विदेशी कंपनियों के प्लान देखे, और लास्ट में फाइनल किया कि यार वेस्टीज को भी देखने चलते हैं। 5 अप्रैल 2012 का दिन था, सॉरी 5 मार्च 2012 का दिन था, और हम लोग वेस्टीज का प्लान देखने गए। बाली सर का बर्थडे था, बाली सर ने बर्थडे का सेलिब्रेशन छोड़ करके हमें प्लान दिखाया। बस हम तो मुरीद हो गए उसी दिन कि यार जो आदमी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद, वेस्टीज तब भी बड़ी थी, आज जितनी बड़ी नहीं थी लेकिन तब भी बड़ी थी, कि जो आदमी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन छोड़ करके हमें प्लान दिखा सकता है, उसका विजन कितना बड़ा होगा। तो हमने डिसाइड किया हम ये बिजनेस करेंगे। 5 मार्च को प्लान देखा, 13 मार्च को ज्वाइन किया, 8 दिन का गैप लिया बीच में, और 8 दिन अच्छे से सोचा समझा, क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करेंगे क्या होगा, सब कुछ 8 दिन लगाए। और 8 दिन सोचने के बाद दोस्त आज तक मुड़कर नहीं सोचा। बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं करें नहीं करें, करें नहीं करें, नहीं, हमने पहले सोचा कि करें नहीं करें, उसके बाद तो दोस्त नाक का सवाल था, साख का सवाल था। लाख रुपए का सपना लेकर के बिजनेस अगेन शुरू किया 12 साल के तजुर्बे के बाद। ये शब्द ध्यान से सुनना, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगेन शुरू किया, और सपना फिर से 1 लाख रुपए का लिया, और पूरी ताकत लगाई, और पहले महीने का चेक आया 282 रुपए कुल। अगेन वही आलोचना, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं दोस्त, जो पहले महीने जिनके छोटे चेक आते हैं ना, 1000 2000 500 रुपए के चेक आते हैं, हिल जाते हैं, वो शेकी हो जाते हैं। 12 साल के तजुर्बे के बाद मेरा चेक 282 रुपए का आया था, और मेरा दिल जरा सा भी नहीं हिला था, क्योंकि मैं जानता था ये बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करता है, किस तरीके से कंपाउंडिंग ग्रोथ यहां पर होती है। मैं जानता था, मैं अकेला था काम करने वाला, धीरे धीरे करके। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका चेक कम हो, या आपको परेशानियां हो, या कुछ भी विषम परिस्थितियां हो, उस समय आपको सबसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत होती है दोस्त। जिस समय आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, उस समय क्या करना है, उस समय आपको इसमें चार्जिंग की जरूरत होती है। और जब आपकी ग्रोथ कम हो तो आपको भी सबसे ज्यादा चार्जिंग की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। उस समय मैंने बहुत मेहनत की। और देखिए, जब दिल्ली में बिजनेस शुरू किया ना हम लोगों ने, तो दिल्ली ऐसी नहीं थी जैसी आज है, जगह जगह पिकअप सेंटर हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग और सेमिनार होते, वो नहीं था वो टाइम। दिल्ली में बिजनेस ही नहीं था, दिल्ली से बाहर बहुत था, दिल्ली में नहीं था। अब दिल्ली में बिजनेस नहीं है तो 2 ऑप्शन थे। अब किसी के भी पास है, कुछ जानता ही नहीं वेस्टीज को उस समय दिल्ली में। तो अब ऑप्शन क्या था, या तो हम वेट करें कि भैया यहाँ बिजनेस चलेगा, सेंटर्स खुलेंगे तब करेंगे, या फिर पूरी ताकत लगा दी तो दिल्ली का सारा बिजनेस हमारे साथ होगा। तो सेकंड ऑप्शन को चूज किया, पूरी ताकत लगाई। भाई साहब 30 किलोमीटर दूर था मेरे घर से पिकअप सेंटर। ये वो लोग ध्यान से सुने जो घर से नीचे उतरते जिनको सेंटर चाहिए होता है, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था, और वहां जाकर के एक एक ज्वाइनिंग कराते थे। आज तो आप लोग मोबाइल से करा लेते हो, तब मोबाइल से नहीं होती थी। इवन आज तो आप बिल कटवा, कहीं भी आपके नेटवर्क में बिल कटता है ना, तुरंत पीवी अपडेट होती है। भाई साहब उस टाइम पीवी तुरंत अपडेट नहीं होती थी। आज जितने बिल कटेंगे पीवी कल चढ़ेगी। या देखो कैसे टाइम पे हम लोगों ने काम किया है, पीवी अगले दिन चढ़ेगी, और वो तब तक 0 0 0 0 दिखाता रहता था। ऐसे में काम करना शुरू किया, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद अगले महीने मेरा सिल्वर अचीव हुआ, और मेरा चेक था 27,000 रुपए का, और मेरा 7वें जो महीने की इनकम थी वो 1,20,000 को क्रॉस कर चुकी थी। पहले महीने का चेक 282 रुपए, 7वें महीने की इनकम 1,20,000, आ गया ना लाख रुपए का चेक। वो सपना जो मैंने 99 में लिया था, 9 साल काम करने के बाद मैं 60,000 तक पहुंचा, और यह 7वें महीने की इनकम 1,20,000 क्रॉस कर गई। पहला सपना मेरा पूरा हो गया, जो सपना लेकर के इंडस्ट्री में आया था। पहला सपना पूरा हुआ, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो दूसरा सपना लिया। बहुत सारे लोग एक सपना लेते हैं, वो पूरा हो जाते हैं, उसके बाद पर वो कंफर्ट मोड में चले जाते हैं। मैंने तुरंत दूसरा सपना लिया, क्या, कि आज लोगों के चेक के लिए काम करना है, अब लोगों के लाख रुपए के लिए काम करना है। और लोगों के लाख रुपए के लिए काम करना शुरू किया ग्रो रिच के बैनर तले। मेरे जो ग्रो रिच साथी, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूंगा, रेहान खान जी, रिजवान खान जी, जो अब दुनिया में नहीं है, रिजवान जी हैं, रेहान जी हैं, राजीव शर्मा जी, आप सबके अपलाइन हैं, और राजकुमार गिरी जी। हम 5 लोगों ने शुरू किया था ग्रो रिच, हम 5 लोगों की कंपनी है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्त,
कि ग्रो रिच के साथ आज 500 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर के 16 लाख रुपए के बीच है। तकरीबन 35 लोग ऐसे हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर जैसी गाड़ियां चलाते हैं। आज बहुत बड़ा रूप इस बिजनेस का हो चुका है। 9 साल मुझे इस बिजनेस में हुए दोस्त, 9 साल के अंदर सब चीजें बदल गई। मेरा लाख रुपए का चेक हुआ, आपके लाख रुपए के लिए काम करना शुरू किया, फिर चेक 2 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अभी जो हाईएस्ट मेरी इनकम है वो 16 लाख रुपए है। और यहां से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो बचपन में सपने देखे थे ना दिल्ली आने के बाद, गाड़ी लूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, एक्चुअली लूंगा नहीं, मैंने अपनी पहली कार यहाँ से शेवरलेट की बीट खरीदी थी 2014 में। 2014 में मैंने यहाँ से अपनी पहली कार खरीदी। उसके बाद 2016 में मैंने यहाँ से फोक्सवैगन की गाड़ी खरीदी। उसके बाद आज से 2.5 साल पहले मैंने यहाँ से अपने सपनों की कार ऑडी Q3 47 लाख रुपए की खरीदी। आज दोस्त ऑडी में चलता हूं। किसी टाइम पे मोटरसाइकिल से सफर शुरू किया था, ये सफर यहां से यहां तक 9 साल लगे। आज के डेट में लोग इस सफर को 2-2, 2.5, 3-3 साल में पूरा कर पा रहे हैं। बहुत खुशी होती है, वो सपना पूरा हुआ जो बचपन में कभी देखा था। दूसरा सपना था चील गाड़ी का, है चील गाड़ी में बैठूंगा बड़ा होकर के। 2016 में मेरी पहली विदेश यात्रा थी जो मैं इंडोनेशिया बाली गया। उससे पहले मेरे डाउनलाइन बहुत बार होकर के आ गए थे, मेरा मौका नहीं लगा, मैं नहीं जा पाया था। तो वो आकर के बताते थे कि भैया बहुत मजा आता है जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, हमारे सर के ऊपर एक बटन होता है ना, उसे दबाओ एयर होस्टेस आएगी, जो उससे मांगोगे वो ला करके देगी। तो जो मेरी वो यात्रा थी इंडोनेशिया बाली वाली, इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन उससे अगली बार 2017 में जब मैं अबू धाबी दुबई गया, एमिरेट्स की फ्लाइट थी। ये किस्सा मैं हमेशा शेयर करता हूँ, जब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मैंने वो बटन दबाया, एयर होस्टेस आई और मैंने उससे कहा कॉफी ले आओ। तो मैं कॉफी लवर हूँ, तो मैंने उससे कॉफी मंगाई। विंडो सीट मुझे मिली हुई थी, तो मैंने बाहर झांक के देखा, बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पहली बार मैंने जीवन में बादलों को ऊपर से देखा, बादलों के ऊपर उड़ते हुए। और जब वो कॉफी एयर होस्टेस लाई, तो मैंने अपनी टांग पे टांग रख के, जैसे ना फील लाइक ए चौधरी, और मैंने अपने कंधे पे थपकी दी खुद को। यार धर्मेंद्र मान तो कितना बढ़िया आदमी है यार, जो तूने उन कमीनों के कहने से छोड़ा नहीं जो तेरा छुड़वाना चाहते थे। अगर छोड़ देता, आज बादलों के ऊपर कॉफी नहीं पी रहा होता, वहीं जमीन पे बैठ के उनके साथ कॉफी पी रहा होता। तो दोस्त एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, कि जितने भी लोग आज आपको ताना देते हैं, आज कुछ भी लोग आपको कहते हो, जिस समय बादलों के ऊपर कॉफी पियोगे ना फ्लाइट में बैठ के, जब विदेश यात्रा करोगे ना दोस्त, सब कुछ भूल जाओगे, इतना मजा आता है। मैं यहाँ से 14 कंट्री घूम चुका हूँ। लास्ट जो हमारी विजिट थी, बहुत सारे साथी यहाँ जो सेशन में है वो उसमें थे, शिवराज जी थे। जब हम लोग बैंकॉक से भी वापस आए थे लास्ट ईयर, 20 फरवरी को हम लोग लैंड हुए थे। दुष्यंत जी हैं, अजीम जी थे, बहुत सारे लोग थे उसमें जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सुरेश पंडित जी होंगे यहाँ पर, बहुत सारे लोग हम उसको अटेंड कर। 14 कंट्री में यहाँ से घूम चुका हूँ। और फ्लाइट भाई साहब, जो कभी सपना हुआ करता था ना, अब विश्वास करो लॉकडाउन से पहले, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है पेंडेमिक की, 15 दिन में फ्लाइट में रहता था, है ना। इतना सब कुछ इस बिजनेस ने मेरे जीवन में बदलाव किया है दोस्त। ये बिजनेस जिंदगी तो बदलता है, और ना केवल पैसा, अभी तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देगा दोस्त। पता है, जब हम लोग अभी तो हम लोग ऑनलाइन सेशन करते हैं, जब हम लोग ऑफलाइन मीटिंगें करते थे ना, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जब हम लोग सेमिनार करते हैं, तो स्टेज से जब सेशन खत्म होता है तो स्टेज पे इतने लोग घेर लेते हैं दोस्त, आपके साथ फोटोज लेना चाहते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। लोग आपसे कहते हैं सर आपके जैसा बनना है। दोस्त उस समय फील होता है कि यार, इन प्रोडक्टों ने क्या मेरे जीवन में बदलाव किया है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा मैंने किया क्या है। भाई साहब, जितने भी शादीशुदा यहाँ बैठे हैं ना, अपने दिल में झांक के देखो, आपके बच्चे तक आपके जैसा बनना नहीं चाहते। और ऐसे में एक अनजान आदमी आके आपसे कहता है कि सर आपके जैसा बनना है, बहुत खुशी महसूस होती है जब लोग आपके साथ फोटो लगाते हैं। दोस्त अपनी अपनी प्रोफाइल पे ना अपना बढ़िया सा फोटो दुनिया लगाती है। मजा तो तब है जब आप किसी दूसरे की प्रोफाइल पे लगो। जब दूसरे लोग आपको अपनी प्रोफाइल पे लगाने लगे ना, तब आप एक सेलिब्रिटी बनते हो। और ये साधारण सा दिखने वाला बिजनेस आपको असाधारण बना देता है एक दिन। पता है, अपनी से बड़ी उम्र के लोग कई बार आके पैरों को हाथ लगा देते हैं, कहते हैं सर आपके जैसा बनना है। मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं उस समय कि यार इस बिजनेस ने हमें क्या बना दिया है, एक सेलिब्रिटी की लाइन में ला करके खड़ा कर दिया है। आज जब मैं ऑडी लेके चलता हूँ ना, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब चलते हैं तो एक फीलिंग आती है अंदर से। हालांकि ऑडी मर्सिडीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है किन लोगों के लिए, जो औद्योगिक घरानों से है, जो राजसी परिवारों से है, लेकिन एक किसान के बेटे के लिए सच में बहुत बड़ी चीज है दोस्त। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आज मेरे नेटवर्क में है ना, मैं आपको बताऊं। एक सज्जन है मेरे ग्रुप में, डीसी राजपूत जी, 70 साल उम्र है, पढ़ना नहीं जानते, अपना नाम नहीं लिख पाते इंग्लिश में,
लेकिन आज इस बिजनेस से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और ऑडी जैसी गाड़ी चलाते हैं। आप में से बहुत सारे नए साथी मुझे सुन रहे होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, इस बिजनेस में कमियां निकालने के लिए हो सकता है सेशन को अटेंड किया हो। लेकिन दोस्त, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। तेजिंदर राणा जी मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं। 4 साल पहले तक खेती करते थे, गन्ना छीलना, गेहूं की कटाई, सब कुछ करना, ट्रैक्टर चलाना। आज मर्सिडीज चलाते हैं, 16 लाख रुपए पर मंथ का चेक है। हमारे बीच में शिवराज जी बैठे हैं, आज BMW चलाते हैं। दुष्यंत धीमान जी आज से 6 साल पहले मुझे मिले थे, हमारे बीच में भी बैठे हैं दुष्यंत जी, आज से 6 साल पहले मुझे मिले थे। और जब रात को 10 बजे के आसपास की बात है तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी, सर यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो सकता है क्या? मैंने कहा दुष्यंत जी यहाँ बहुत बड़ा हो सकता है। और आज BMW 5 सीरीज चलाते, 72 लाख रुपए की, स्टाइल आइकॉन ऑफ इंडिया के नाम से लोग उनको जानते हैं। आपके अपलाइन में शिवम गोस्वामी जी आते हैं। शिवम गोस्वामी जी आज से 6 साल पहले दुष्यंत जी और शिवम जी दोनों मुझे साथ मिले थे, आज वो यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए ये सब कुछ मात्र 6 सालों में हुआ है। हमारे बीच में बैठे हैं अजीम अंसारी जी, 22-23 साल की उम्र है, 22-23 साल की उम्र में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। और देखिए एक चीज और भी है, आप ना केवल खुद पैसा कमाते हैं बल्कि आप लोगों के अंदर एक भरोसा दिला पा रहे हैं। यूथ के अंदर एक भरोसा आ रहा है कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पता है, जब पड़ोस में किसी की कार आती है ना तो बाकी सबके मतलब जलन होती है अंदर से, हैं 2 नंबर का काम करके लाया होगा। लेकिन जब वेस्टिज से कोई कार लेके आता है ना तो बहुत सारे लोगों को भरोसा आता है, यार ये तो साधारण आदमी था, जब इसने ले ली तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हो। और अभी जब ये लॉकडाउन लगा तो मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा यहाँ आपसे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर काम किया। ये जो लॉकडाउन लगा इससे पहले देखो, कई बार ना ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ना प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त की, प्रॉब्लम हमेशा आपको मजबूत करने के लिए होती है। और हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमेशा छिपी होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी पीछे से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी। देखो, मच्छर बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब, मच्छर। लेकिन जो कंपनियां मच्छर मारने की दवाइयां बनाते हैं उनके लिए तो वो एक अवसर है ना, तो उनके लिए वो एक पूरा बिजनेस है। शेविंग सुबह सुबह आ जाती है डेली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रियली। जिनको आती है ना उनसे पूछो। लेकिन जो कंपनियां ब्लेड बनाती है, जो कंपनियां शेविंग क्रीम बनाती है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। एग्जैक्टली इसी तरीके से चूहे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंपनियां चूहे मार दवाइयां बनाती है उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ये। तो जो भी प्रॉब्लम होगी एक्चुअली वो एक अपॉर्चुनिटी का रोल उसके पीछे कहीं ना कहीं होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 विंडो खुलती है, देखने वाला चाहिए, है ना। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, मैंने अपने अपलाइन से सीखी है कि जब भी कोई घटना घटित होती है उसके पीछे 2 हिस्से होते हैं। पहला, घटना घटित होना, इसे बोलते हैं हम लोग इवेंट 1। घटना घटित हो गई, ये हो गई, इस पे आपका कोई जोर ही नहीं चलेगा कभी भी, कभी आपका इस पे कोई जोर होगा नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उस पर रिएक्शन कैसे करना है इसको हम बोलते हैं इवेंट 2। जो आप रिएक्ट करते हो ना वो इवेंट 2 होता है। और ये 101% आपके हाथ में होता है। और लोगों से अमूमन गलती होती है, वो इवेंट 2 को खराब कर देते हैं, वो पूरी ताकत इवेंट 1 में लगा देते हैं, वो उनके हाथ में होता ही नहीं है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, जाम लग गया, ये इवेंट 1 है, आपके हाथ में थोड़ी है, लग गया तो लग गया, आप क्या कर लोगे भाई, ये इवेंट 1 है। इवेंट 2 आपका रिएक्शन, अब गालियां देना शुरू कर देते हो, सरकार को कोसना शुरू कर देते हो, पुलिस वालों को कोसना शुरू कर देते हो, ट्रैफिक सिस्टम को कोसना शुरू कर देते हो, ये आपका रिएक्शन है। जबकि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे तो उस समय आप बहुत सारे पेंडिंग काम निपटा सकते हो, आपको क्रिएटिव थॉट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, दोनों चीजें। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले नोटबंदी हुई, रात को 8 बजे हमारे पीएम आए, बाजू चढ़ाई, बहनों भाइयों, कर दिया काम। उस समय का वो सबसे खतरनाक डायलॉग था उस साल का, नोट बंद, इवेंट 1। आप क्या कर लोगे भाई, आपके हाथ में था कुछ? कुछ नहीं था आपके हाथ में। आपके हाथ में था रिएक्ट करना। लोगों ने पुतले जलाए, हल्ला मचाया, दुनिया भर की चीजें की, वो इवेंट 2 था। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, काम पे ध्यान दिया। हमारा सारा पैसा बैंक में आता था, झंझट ही खत्म, प्लास्टिक मनी। हम लोग डेबिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारी करते थे, हमें कैश की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक और घटना भी घटित हुई है जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है, और इसको आज आप मेरी नजर से देखना। कोरोना वायरस, है ना, इवेंट 1 आपके हाथ में है? कुछ कुछ कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ भी नहीं कर सकते। पता, लोग रिएक्ट करते हैं, ये है इवेंट 2। और लोगों का रिएक्शन क्या है? सरकार खराब, ये प्रशासन खराब। देखो मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
अब मुझे नहीं पता भैया चाइना से निकला, वुहान से निकला, चमगादड़ से निकला, किससे निकला, मुझे कुछ नहीं पता। प्लानिंग है क्या है कुछ नहीं पता। इवेंट टू रिएक्शन क्या करना है। मैंने लास्ट ईयर जब ये घटना घटित हुई, लोगों की जॉब चली गई। बड़ा बहुत लोग जो हमारे काम को छोटा मानते थे, अब तुम तो तेल साबुन का बिजनेस करते हो, ये देखो मेरी 50,000 रुपए की जॉब गई भाई की, या आधी हो गई, है ना। अब इम्पैक्ट हमारे काम पे भी पड़ा। अब क्योंकि उनको जाना था बाहर, काम पे जाना था, वो बंद हो गए ऑफिस सारे, है ना। उनको हमारे हम लोग ऑनलाइन आ गए, जूम प्लेटफॉर्म, ये हमें ये उस प्रॉब्लम के पीछे की अपॉर्चुनिटी। भाई साहब ये जूम सेशन तो पहले भी होते होंगे, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब से ये आया है ना, कसम से काम इतना इजी हो गया। ना बाहर जाना, ट्रैवलिंग का पैसा बचा, हॉल का पैसा बचा, आप लोगों के टिकट का पैसा बचा, है ना। मतलब मेरी लखनऊ में टीम है, वहां मैं 2 महीने में एक बार जाता था, लेकिन जब से जूम चला है जब मर्जी कर लो यार। अभी देखो 1,000 लोगों में लाइव सुन रहे हैं, 1,000 लोगों के लिए भाई साहब ऑडिटोरियम भी छोटा पड़ता है, है ना। और कितना मैनेजमेंट करना पड़ता, टिकट का करो, ये करो वो करो, है ना। साउंड लाओ, फूल लाओ, माला लाओ, मानसर को ये देंगे, डायलॉग नहीं बोलने, लाल जूते पहन के स्टेज पे नहीं आने, अब कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने कैमरा बंद कर रखा, लेटे हुए सुन रहे होंगे। इतना इजी हो गया आज इस बिजनेस को करना। लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊं 20 साल के कैरियर में जितना इजी बिजनेस आज हुआ है, 20 साल शिवराज जी को भी इंडस्ट्री में हो गए, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे तो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। जितना इजी ये बिजनेस आज है ना, इतना कभी भी नहीं था, कभी नहीं था। आप घर से बैठे बैठे ऑनलाइन कर पा रहे हो। हमने ऑनलाइन करना शुरू किया, अब लोगों के पास बहाना भी नहीं है। पहले तो सीएनटी में बुलाओ, लोग कहते थे मैं तो जॉब पे जा रहा हूं। अब सीएनटी में बुलाओ, बहाना भी नहीं, क्योंकि जॉब तो सबकी छुट्टी बैठी थी। तो हम लोगों ने यहां से करना शुरू किया, और लॉकडाउन में ही मैंने अपनी हाईएस्ट इनकम को छुआ है। लॉकडाउन में ही शिवराज जी ने अपनी हाईएस्ट इनकम को छुआ है, अजीम जी ने, दुष्यंत जी ने, शिवम जी ने, जितने भी अचीवर यहां बैठ के मुझे सुन रहे हैं, सब ने लॉकडाउन में ही अपनी हाईएस्ट इनकम को छुआ है। और 2-3 काम और साथ साथ हो गए। क्या? जो लोग हमारे काम को छोटा और अपनी जॉब को बहुत बड़ा मानते थे, भाई सब पलट गए दिन। अब वो देख रहे हैं कि यार तुम्हारे तो पैसे नहीं आ रहे और इनको रेगुलर आ रहे, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, यार कैसे करते हो जरा दोबारा बताओ, जो प्लान आपने एक बार पहले बताया था दोबारा बताओ, ठीक से बताओ। और मैंने जितनी ज्वाइनिंग लॉकडाउन में कराई है ना, इतनी मैंने किसी एक साल में नहीं कराई जितनी मैंने लॉकडाउन के अंदर ज्वाइनिंग कराई। और आप में से बहुत सारे लोगों ने, और पता है लीड आती है, जेन्युइन लीड आती है, लोग इसे एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। और एक काम और साथ में हुआ, जिन लोगों को लगता था कि उन्हें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, पूरे हेल्दी हैं, लोग कहते थे अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो पूरी तरह से हेल्दी हैं। इस कोरोना काल में उनको डॉक्टर्स ने समझाया इम्यूनिटी बूस्टर लेना शुरू करो, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो ये बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी। तो ये 2-3 चीजें एक साथ 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 हुई, है ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा आपको मजबूत करने के लिए आएगी। ऑनलाइन सेशंस रखिए, और अभी तो बहुत सारी मीटिंग्स और सीएनटी होना शुरू भी हो गई है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। यहां से मैं वापस बाइक हैंड ओवर करता हूँ अजीम अंसारी जी को, या जो भी को होस्ट होगा, आप में से जो भी साथी मुझसे कुछ पूछना चाहें, जो साथी का मतलब है होस्ट, जो मुझसे कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं अपनी टीम के बिहाफ पे, प्लीज। थैंक यू मान सर, थैंक यू सो मच। और सच बताऊं कि मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए जैसे आपने जो शेयरिंग करी। और एक्चुअली मैं आपकी बहुत बार शेयरिंग सुन चुका हूं, पर जो आपका डिलीवर करने का तरीका है ना सर, वो बाय गॉड सच में बड़ा रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब पावरफुल सर, 20 साल का एक्सपीरियंस और इतनी सारी अचीवमेंट्स। और इवन सर हम आज जो भी हैं आपकी वजह से ही हैं। और सच बात है, ऐसी गर्मी थी, इन्हीं दिनों की बात है सर, आपको याद भी होगा। बिल्कुल। और आप कभी 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलते नहीं है। उस दिन 11-12 बज गए और मैं और शिवम जी आपकी शेवलेट बीट के अंदर पेट्रोल पंप के पीछे हम लोग आए, राइट। और वो फर्स्ट टाइम प्लान देखा, और यही क्वेश्चन था जो आपसे किया था सर, यहाँ पे कुछ हो सकता है। पता नहीं लगा सर कैसे वो 6 साल बीत गए, और आज जिंदगी कितनी अच्छी, एक सुंदर घर है, कई सारी मतलब गाड़ियां हैं घर के बाहर, 1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी है, सब कुछ आज आपकी, सब सर आपकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही शानदार एक सेशन आपने किया। एंड कुछ क्वेश्चन है सर, एक बस एक ही क्वेश्चन है मेरा जो काफी सारे लोगों का मतलब यहाँ पे मेरे पास आया है। प्लीज। सर लोग सीएनटी और सेमिनार हर तरह की ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ प्रमोट हो रहा है, लोग भी उसके अंदर आ रहे हैं, प्रमोशन अच्छा हो रहा है। आज भी देखो 1,000 लोग अभी अभी 8 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पे हैं, ठीक है। सीएनटी में भी लोग आते हैं, पर सर एक जो सबसे बड़ा लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपने गेस्ट को तो लेके आ रहे हैं, पर वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब वहां से पीवी नहीं आ रहा, तो लोग डिमांड नहीं कर पा रहे पैसा निकलवाने की। ये सर इससे इसको मैं सोल्यूशन थोड़ा चाहिए सा आपका। इस तरीके से समझाता हूँ दुष्यंत जी। एक्चुअली ये ना बहुत यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और ये पहले से ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा ना
चीजें क्योंकि इजी हो गई, बिजनेस करना इजी हो गया ना, तो कठिनता लोगों ने देखी नहीं है। मैं इसको इस तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तलवार कितनी भी पैनी हो, कितनी भी पैनी तलवार हो, अगर वो म्यान में रखी ना, वो किसी काम नहीं आएगी। आप कितना भी डिलीवर कर लो, कितनी भी मीटिंगों में गेस्ट को बिठा लो, अगर आप उसके बाद प्रोडक्टिविटी पे नहीं जा रहे हो, अगर आप पीवी नहीं निकल रहा है, तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि कंपनी ना पैसा इस चीज का नहीं देती कि आपके कितने गेस्ट मीटिंग में बैठे। कंपनी पैसा तब देती है जब पीवी वहां पर दिखना शुरू होता है। तो मैं आपसे बात ये करूंगा कि दोस्त, प्रोडक्टिविटी पे आ जाओ, बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज प्रैक्टिकल चीजों पे रहो। बिजनेस का मॉड्यूल कैसे काम करता है, आपको पैसा कैसे आता है, उस मॉड्यूल को एक बार समझे सारे के सारे साथी। सारी समस्या जो है वो इस आंसर में बिल्कुल आपको सब कुछ इससे हल मिल जाएगा। हम लोग, पैसा हमारे पास कैसे आएगा? जब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है भैया, आप जो है अभी भर्ती और सुबह मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा तो है नहीं कि आपने रात को ज्वाइन किया, सुबह आप क्राउन डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। आपके ग्रुप के अंदर जब टर्नओवर होगी, जब कंपनी का सामान कंज्यूम होगा, उस पे आपको पैसा आएगा। तो सामान कंज्यूम कैसे होता है? सामान कंज्यूम होता है या तो आप खरीदारी करें, या आप किसी को ज्वाइन कराएं, या वो किसी को ज्वाइन कराए। तो जब जब, अच्छा ज्वाइनिंग से नहीं भैया, फॉर्म भरने से नहीं होता। ज्वाइनिंग का मतलब मेरा यहाँ पीवी की परचेज से, प्रोडक्ट की परचेजिंग से है। आज बहुत सारे साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं, उनको लगता है कि किसी से भी आधार कार्ड की फोटो मंगाओ और फीड करो, हो गई ज्वाइनिंग। फिर वो कहते हैं सर जी वो तो ग्रीन नहीं करा रहा। भाई वो ज्वाइनिंग है ही नहीं। ग्रीन ज्वाइनिंग को ही ज्वाइनिंग माना जाता है। जब हम लोगों ने शुरू किया तब ये सिस्टम नहीं था। हम लोग फॉर्म भर के और उस आदमी का ऑर्डर फॉर्म भर के पैसे उससे लेके और सेंटर पे देते थे, वहां से भी प्रोडक्ट मिलते थे, या तो वो आदमी हमारे साथ होता था या हम उसको घर पे लाके डिलीवर कर दिया करते थे। ये इस तरीके से ऑनलाइन ज्वाइनिंग या फॉर्म भरने का कोई रिवाज था ही नहीं। पैसे से मतलब प्रोडक्ट से ही होगा। अब गड़बड़ क्या हो रही है? लोग मीटिंगों में जाते थे पहले, ऑफलाइन में ताली बजाए आ गए। भैया ये मीटिंगें इसलिए होती है ताकि आप रिलेट कर सको, आपका विजन क्लियर हो, विजन क्लियर हो। और प्रोडक्ट परचेज कराना कौन सा मुश्किल काम है? कई बार लोगों को ये खुद से लगने लगता है कि यार मेरा गेस्ट तो प्रोडक्ट परचेज नहीं करे। क्यों नहीं करेगा भाई? क्या वो साबुन से नहाता नहीं है? दिक्कत तब होती है अगर हम उसे कोई ऐसी चीज दे रहे होते अमीर बनने के लिए जो बहुत मुश्किल थी। हम उससे कहते हैं हाथी खरीद ले, 1 करोड़ का चेक आएगा, हाथी बेच दे, 2 करोड़ का चेक आएगा। तो हाथी नहीं बिकता किसी से। लेकिन हम किसी भी गेस्ट को या किसी भी आदमी को केवल वो चीज बता रहे हैं जो वो पहले से जानता है। जैसे वो नहाता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। वो नहाता है, दूसरे ब्रांड के साबुन से नहाता है, हमें साबुन रिप्लेस कराना है। नहाने की आदत नहीं डलवानी, साबुन केवल रिप्लेस कराना है। आदमी पहले से पेस्ट करता है, सिखाना नहीं है उसे, पेस्ट रिप्लेस कराना है, चाय रिप्लेस करानी है। और अगर ये काम भी नहीं कर पा रहे तो भाई साहब किस चीज का नेटवर्क करो आप? फिर आपको लाख रुपए का चेक चाहिए किस लिए? एक सिस्टम के तहत सारी चीजें होती हैं। देखो आज से पहले ना, जब हम लोग लैंडलाइन से फोन मिलाते थे, किसी ने देखा होगा, तो लैंडलाइन से मुझे मोबाइल मिलाना है तो 10 डिजिट है इसकी, तो मैं क्या करता था, ये रिसीवर उठाया, कान के लगाया, बटन दबाए, 5 दबाए, और उसके बाद मैं रुक गया थोड़ी देर, और फिर 5 दबाए, वो फोन कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम को ब्रेक किया है, मैंने बीच में गैप दिया है, तो वो गैप उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेगा। इसी तरीके से इस बिजनेस में जब तक आप ठीक से सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, पीवी जनरेट नहीं होगा। आज बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं। अब जब ठीक है भैया, गेस्टों से भी मैं एक बात उनसे पूछता हूं, आपको क्या करना है भैया? खरीदारी क्यों नहीं कर पा रहे हो? आज भी तो, अच्छा बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन आता है दुष्यंत जी इसमें, सर वो ना पैसे नहीं है अभी मेरे पास। तो भैया हमने तुमसे कौन सा पैसे मांग लिए? पैसे का तो लेन देन ही नहीं है वेस्टीज में। अरे सर उसका इंतजाम नहीं है। किस चीज का? भाई साहब हम उससे कार खरीदवा रहे हैं। साबुन का इंतजाम हर आदमी का है। लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, एक भी आदमी ने नहाना नहीं छोड़ा। जब भी कोई क्राइसिस आते हैं ना, रिसेशन आता है, तो रिसेशन शॉक पे होता है, जरूरत पे कभी नहीं होता, ध्यान रखना। और इसी वजह से ये बिजनेस आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, कितनी बड़ी क्राइसिस आ जाए, क्योंकि ये शौक की चीज नहीं है, ये जरूरत की चीज है। और जरूरत की चीज वो आज भी मार्केट से ला रहा है। बस आपको, हमें खुद से ये सोचना है कि वो सच में उसको जरूरत है। और दोस्त जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक चीज का ध्यान रखना, 3 साल शिद्दत के साथ, शिद्दत जिसे कहते हैं, इस बिजनेस को दे दो शिद्दत के साथ। और मैं गारंटी देता हूं कि 3 साल के बाद जिस कंट्री घूमना चाहोगे उस कंट्री आप घूम लोगे, जिस कार में बैठना चाहोगे उस कार में आप बैठ लोगे।
जो चीज खरीदना चाहोगे वो चीज खरीद पाओगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को हर वो चीज दे पाओगे जो वो आपसे मांगती है। अगर आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, हर वो चीज उनको दिला पाओगे। और आप अगर बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को हर वो चीज गिफ्ट कर पाओगे जो वो डिजर्व करते हैं। और 3 साल के बाद दोस्त, आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे कि सच में हमने एक शेर को जन्म दिया है। आपकी पत्नी आपसे बोलेगी दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मेरे पास है। और आपके बच्चे बोलेंगे दुनिया का बेस्ट बाप मेरे पास है। ये वो चीज है दोस्त, तेल साबुन का बिजनेस नहीं है। अरे चाय तो बचपन से पी रहे हो आप लोग। अब बचपन से चाय पी रहे हो, क्या बदला आपके जीवन में? कुछ नहीं बदला। कुछ बदल पाएगा? नहीं बदलेगा। लोग पीते हैं टाटा की चाय, लोग पीते, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कौन सी चाय पीते हो? मैं तो जी ताजमहल पीता हूं। भैया ताजमहल पिएगा ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वेस्टीज की चाय पी तो भैया तेरे घर में ताजमहल बनने के चांस बन जाएंगे। लोग कहते हैं सर मैं तो वो लाता हूं बाजार वाली चाय, नाम नहीं लूंगा, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे मुंह से ताज भी निकल गया। आजकल बड़ा भैया लोग इंतजार में रहते हैं कि मुंह से कुछ गलत निकले। भाई साहब, मार्केट की चाय पीता हूँ, क्या मिलता है? अरे उसमें से सर जी स्कीम में चम्मच निकल जाती है, कई बार कटोरी निकल जाती है। मैं कहता हूँ वेस्टीज की चाय पी, सब ऑडी और मर्सिडीज निकल निकल के गिरती हैं। 10-10 लाख रुपए के चेक छिपे पड़े हैं इन प्रोडक्टों के पीछे। कौन से साबुन से नहाते हो? सर लक्स से नहाता हूँ। क्या मिला लक्स से? कुछ नहीं। भैया वेस्टीज का साबुन से नहा, गरीबी का भी मैल उतार देता है। ये कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखो। ये प्रोडक्ट वो नहीं है, हल्की चीज नहीं है। कई बार लोग प्रोडक्ट कंपैरिजन करने लगते हैं। अरे सर ये ये तेल महंगा हो गया, सर ये वो चीज महंगी हो गई, इस तरह के चैलेंज आते। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए। अमेरिका में उनसे किसी ने पूछा, स्वामी जी हिंदुस्तान की किस नदी का पानी सबसे बढ़िया है? स्वामी जी ने कहा यमुना नदी का। वो लोग बोले, चौंक गए वो, यमुना नदी का? स्वामी जी हमने तो सुना है कि गंगा का पानी सबसे अच्छा है। तो स्वामी जी कहते गंगा, गंगा का पानी पानी कहाँ है, वो तो अमृत है। पानी तो यमुना नदी का बेस्ट है, गंगा का पानी तो अमृत है, उसकी पानी से क्या तुलना। तो दोस्त ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अमृत हैं। इनकी मार्केट के प्रोडक्टों से क्या तुलना करोगे? मार्केट के प्रोडक्टों से जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये जो दुष्यंत जी के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी है ना, ये इन प्रोडक्टों की बदौलत खड़ी हैं। और ये आपके लिए भी हो सकती है। आपको देखना दोस्त कि आपको आने वाले जो आपकी जनरेशन है उसको क्या चेहरा दिखाना है, क्या मुंह दिखाना है। उसी जॉब में जाकर के उसी बॉस का मुंह देखना है फिर से, जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसी की जीवजूरी करनी है। डिसीजन आप ही को लेना है। ज्वाइनिंग वो मानी जाती है दोस्त जिसकी परचेज हो जाए। ये ऑनलाइन फीडिंग, ये इसको ज्वाइनिंग नहीं मानते हम लोग। परचेज हो जाएगी तब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। और क्यों नहीं करेगा यार परचेज आदमी है? अरे इतने शानदार प्रोडक्ट आप उसे दिला रहे हो जो जिंदगी बदल रहे हैं लोगों की, ढंग से समझाओ तो सही, प्यार से, 101% लोग परचेज करेंगे। दुष्यंत जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपका और बहुत ही शानदार आपने तरीके से समझाया। एंड बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर ये। आपने बहुत ही मतलब 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें आपने बताई यहाँ पे। एंड अगेन थैंक यू। एंड